गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरी फ्योल के 4 प्रिंसिपल को पढ़ा था। इसमें हम लोग 5वें नंबर से शुरू करेंगे। हेनरी फ्योल का जो 5th मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो मेन मोटो होता है इसको वन हेड वन प्लान बोलते हैं। वन हेड वन प्लान का मतलब हो गया कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से अधिक प्रोडक्ट तैयार हो रहे हों, यानी इफ देयर इज ए सिचुएशन ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक से अधिक जब प्रोडक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन में तैयार होता है तो उसको डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे। और एक से अधिक प्रोडक्ट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में तैयार हो रहा है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डाइवर्सिफिकेशन का सिचुएशन है तो हर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए अलग अलग डिवीजन होना चाहिए और हर एक डिवीजन का अलग हेड होना चाहिए, हर एक डिवीजन के सेपरेट डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। इसी को वन हेड वन प्लान कहा गया। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी हो गई और ये 2 प्रोडक्ट तैयार करती है, एक पेन और दूसरा नोटबुक। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि पेन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे, यानी पेन से रिलेटेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये सेपरेट होने चाहिए। इनका हेड जो है वो सेपरेट होना चाहिए। ये एक डिवीजन हो गया और उसी तरह नोटबुक जो है ये दूसरा डिवीजन हो गया। और इससे रिलेटेड आपका परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सेपरेट होना चाहिए। यानी जो परचेज मैनेजर पेन में काम करता है वही परचेज मैनेजर नोटबुक के लिए काम नहीं किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 5th मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, दैट इज separate division for different products manufactured in a single company. Next principle is subordination of individual interest to general interest. यहाँ जनरल इंटरेस्ट का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जो हो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोगों को किसी तरह का नुकसान ना हो, उनके फेवर के लिए जनरल इंटरेस्ट कहा गया। और इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब हो गया पर्सनल इंटरेस्ट, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी मेंबर का जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है उसके लिए काम कर रहा है। इस प्रिंसिपल में ये कहा गया कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं, किसी भी संस्थान में काम करते हैं, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पर्सनल इंटरेस्ट ना होकर के जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स कि आपको ये देखना चाहिए कि अगर आपके किसी काम के सेक्रीफाइस की वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए। मान लीजिए कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है मिस्टर ए जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में परचेज मैनेजर है, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये कई सारे लोगों के पास गए, बी के पास गए, सी के पास गए, डी के पास गए, ई के पास गए, ठीक। जब ये रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कई सारे सप्लायर से मिल रहे थे तो इनको पता चला कि मिस्टर सी जो है ये ए के रिलेटिव हैं, ठीक। लेकिन जब इन सारे लोगों से मिले तो इनको पता चलता है कि रॉ मटेरियल जो है इन चारों लोगों में सबसे सस्ता जो सप्लायर है, यानी चीप रेट पर जो अवेलेबल कराने वाला है वो ई है, लेकिन सी इनके रिलेटिव है, तो ये इनका इंटरेस्ट होगा कि भाई आप हमको बेनिफिट पहुंचा दीजिए, हमारा काम कर दीजिए, हम लोग रिलेटिव है। जनरली ऐसा होता है, लोग जान पहचान के लोगों को कहीं भी प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। लेकिन
चूंकि इस प्रिंसिपल में कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है, इसलिए सी रिलेटिव होने के बावजूद भी मिस्टर ए जो है ऑर्डर किसको देंगे, मिस्टर ई को, जो इन सारे लोगों में सबसे चीप रॉ मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशंस टू एम्प्लॉइज। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम इतना सैलरी मिलना चाहिए कि हर एक एम्प्लॉय जो है अपने बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड को वहां काम करके फुलफिल कर सके। यानी देयर शुड बी फेयर वेजेस एंड सैलरीज टू बी पेड टू द एम्प्लॉयज। ठीक, किसी भी तरह का रेम्यूनरेशन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जिस तरह का स्किल रखता है, जिस तरह की कैपेबिलिटी रखता है, जिस तरह का नेचर ऑफ वर्क है, इस पे बेसिस हमको फेयर वेजेस एंड सैलरी पे करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सरप्लस होता है, तो अपने सारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को भी कुछ बोनस उसमें से प्रोवाइड कराए। इससे वो मोटिवेट होंगे और इनकरेज होंगे, फर्दर और बेस्ट एफर्ट लगाएंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा बेनिफिट होता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि पेमेंट शुड बी विदिन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपसे बोल दें कि हाँ 10,000 रुपए हम आपको सैलरी देंगे, लेकिन मेरे पास खुद उस तरह का अर्निंग नहीं है कि हम आपको अपना पेमेंट कर सकें। इस तरह से रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज प्रिंसिपल में कहा गया कि वेजेज का फेयर होना जरूरी है, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के पेइंग कैपेसिटी के अंदर में होना चाहिए। Next principle is centralization and decentralization. First of all, we will know the meaning of centralization. Centralization का मतलब हो गया कि डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी सिंगल हैंड में होना, यानी एक ही आदमी जो है सारा डिसीजन लेगा ऑर्गेनाइजेशन के रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, या जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाएंगे वो सारा डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी सिंगल हैंड में होना, सेंट्रलाइजेशन। और जब हम लोग डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी को एक से अधिक लोगों में डिस्पर्स कर देते हैं, यानी डिस्पर्सन ऑफ ऑथोरिटी इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। यानी इस सिचुएशन में जो है एक ही आदमी सारा डिसीजन नहीं लेगा, वो सारे सजेशन लेने के बाद अपने एम्प्लॉय से, अपने स्टाफ से, अपने मेंबर से, बोर्ड से, सबसे सजेशन लेने के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा, तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। कुछ डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ डिसीजन जो है सुपीरियर खुद नहीं लेता, सबऑर्डिनेट भी छोड़ देता है कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले लीजिए। फेयोल का कहना था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए, अपने गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ना ही पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। There should be balance between centralization and decentralization. जैसा कि हम लोग अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में पढ़े थे कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कराने के लिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में बैलेंस होना चाहिए। यानी कुछ डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो सिर्फ टॉप लेवल के मैनेजर्स ही ले सकते हैं, और कुछ डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जिसको डिसेंट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Ninth principle is order. According to Henry Fayol, order means a place for everything or everyone and everything or everyone in its place. कहने का मतलब कि हर एक सामान का और पर्सन जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो भी सामान की जरूरत पड़ती है, उन सबका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और वो सामान और वो पर्सन हमेशा उसी जगह पे होना चाहिए। सिंपली ये सब चीज हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, है ना। एक आदमी के घर में जो है, आपके घर में देखिए सामान रखने का, आपके बुक्स कहाँ रखे जाएंगे उसका एक प्रॉपर जगह बना हुआ है ना। आपके शूज कहाँ रखे जाएंगे उसका जगह बना हुआ है, टूल्स कहाँ रखे जाएंगे उसका जगह बना हुआ है, तो और वो सब हमेशा उसी जगह पे होना चाहिए। अगर आप इसको अचीव नहीं करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, है ना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा,
आप अपने गोल को जब वेस्ट, आपका सारा रिसोर्स, टाइम, एफर्ट, कॉस्ट सब कुछ वेस्ट होने लगे, इट मींस कि आप ना इफेक्टिव रहेंगे और ना ही एफिशिएंट रहेंगे। इस तरह से ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा वेस्ट ना हो, ना ही एफर्ट का, ना ही टाइम का, ना ही मनी का, ताकि हम अपने गोल को एफिशिएंट और इफेक्टिव अचीव कर सकें। इस तरह से अभी तक हम लोग इस वीडियो में 5 प्रिंसिपल को देखें। अगला जो और 5 प्रिंसिपल आपके बचे हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही देखेंगे। उसके बाद टेक्निक, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एफ डब्ल्यू टेलर के दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को। थैंक यू।